हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम मेंस पीवाईक्यू डिकोडिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लेक्चर 1 में हम देखेंगे आज भारतीय समाज के बारे में। ठीक है, कि इससे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसको कैसे डील करना है हमको, है ना। तो ये हम जो क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यू के लेंगे और पीवाईक्यू से सीखेंगे कि हम जो क्वेश्चंस के डायमेंशन है उसको कैसे जनरेट करना है और आंसर्स कैसे लिखना है। ठीक है, ये वीडियो हिंदी माध्यम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। यदि इंग्लिश मीडियम को कोई एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे तो उससे अप्रोचेस सीख सकते हैं कि आंसर्स कैसे लिखना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं बोलूँगा कि आपने यदि ये 2 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, एक तो ये वाला हाउ टू राइट आंसर उत्तर कैसे लिखें और एक ये आंसर राइटिंग बिल्डिंग में, तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। यदि आप इसके अलावा यदि आपने ये वाला वीडियो देखा होगा, ये वाला, तो इसमें मैंने जितनी अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसी अप्रोचेस से हम आज आंसर्स सीखने वाले हैं कि आंसर्स कैसे लिखना है। ठीक है, बीवाईक्यू के जो पूछा हुआ है। और इसमें मैंने बताया हुआ है कि हमको इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है और कंक्लूजन कैसे लिखना है ना। और उसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस की डिमांड को कैसे समझना है, कितने पार्टों में क्वेश्चंस को हमको डिवाइड करना है, वो उस सब के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो ये दोनों तो मस्ट है। यदि जो भी ये सीरीज को फॉलो कर रहा है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो को स्टार्ट करना। ठीक है, यदि किसी ने वीडियो देख लिया होगा तो उसको अभी समझ आ जाएगा कि हम किस टॉपिक में बात कर रहे हैं और कैसे आंसर्स हमको और कैसे अप्रोचेस को डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट होने के पहले और एक चीज़ बता दूं कि आप सबसे पहले तो एक ब्लैंक पेज और एक पेन लेके रखिए अपने साथ और कुछ चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करिएगा। और जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ इन क्वेश्चंस को पहले लिखने का ट्राई करिएगा, उसके बाद लेक्चर्स को देखना, ताकि आपको ये रहेगा कि हाँ यार, मेरे को मैं ये अप्रोचेस के बारे में सोच रहा था और मैं ऐसे ही आंसर्स लिख रहा था। ठीक है, वरना कोई सेंस नहीं रहेगा ये वीडियो देखने का। आप लेट के वीडियो देखेंगे, ईयरफोन डाल लेंगे, सोते समय ये वीडियो देखेंगे कि यार चलो हम आंसर राइटिंग की क्लास देख रहे हैं तो हमको कुछ समझ आ जाएगा, तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ये लिखने का और अप्रोचेस के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो कोई भी ईयरफोन लगा के देख रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो आप सबसे पहले तो आप पेज और एक पेन लो, तभी आपको ये समझ आएगा और इसका मतलब तभी रहेगा इस वीडियो का। और जो मैं इस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तभी, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। और यदि ये सीरीज अच्छी रहेगी, अच्छा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तभी ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यू नहीं रहूंगा। यदि पहला वीडियो मेरा अच्छा जाता है, यदि आप लोगों को पसंद आता है, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तभी मैं सीरीज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, इससे मैं भी अब मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों का भी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो एक क्वेश्चन था, इंडियन सोसाइटी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें से होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। ठीक है, इसने बात किया है क्या, कंटिन्यूटी के बारे में, जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज में होते हैं ना। तो क्वेश्चंस का हमारा जो पहले पार्ट हो गया, जो हम हमें देखते हैं ना कि क्वेश्चंस को पार्ट में डिवाइड करते हैं कि यार पहले पूछा है वो भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, ये हमारा क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या था कि इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। तो पहला पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। ठीक है, तो मेन फोकस हम क्या करते हैं, अभी हम सीखते हैं मेन बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, यदि मेन बॉडी वाला पार्ट आपको समझ आ जाएगा तो आप आराम से इंट्रो और कंक्लूजन लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं मेन बॉडी में डिस्कस करता हूँ, इसके बाद मैं इंट्रो और कंक्लूजन में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कुछ अप्रोचेस होती हैं आंसर लिखने के पहले, उस अप्रोचेस के बाद बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करता हूँ ना। वो अप्रोचेस हैं ये। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का आप जब भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो ये आपके एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट कौन कौन से हो गए, यदि इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन आपसे आर्ट एंड कल्चर के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, ठीक है, जैसे अभी जो पूछा हुआ था, तो उसके एलिमेंट्स क्या है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आता है तो हमको कैसे डील करना है और कैसे सोचना है। तो ये इसका डायमेंशन है, जो मैंने डायमेंशन यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ, कि यदि इनसे पूछता है कि यार इंडियन सोसाइटी में फेस्टिवल कैसे होते हैं, उनका रिलीजन क्या है, निर्जातीयता क्या है, भाषा साहित्य, है ना, एपिक्स स्क्रिप्चर माइथोलॉजी, नृत्य उनके डांस, आर्किटेक्चर आर्ट, फूड, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है और मैरिज क्या है। ठीक है, यदि आपके पास ये एलिमेंट होगा तो आप उस क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को आराम से लिख पाते हैं। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, जो क्वेश्चंस पूछा था हमारा, तो हमने हेडिंग डाली है वाली सबसे पहले कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जैसे मैंने अप्रोच बताया अभी कौन सी, कि सांस्कृतिक के बारे में बात करते हैं, सांस्कृतिक में भी त्यौहार के बारे में बात कर रहे थे, फिर पारंपरिक और एक नृत्य और संगीत के बारे में। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं
कि यार सामाजिक मूल्यों में ये कैसे कंटिन्यूटी बना के रखा है अभी तक, त्योहारों के माध्यम से। कैसे त्योहारों के माध्यम से, आपने देखे होंगे स्टेट हॉलीडे मनाई जाती है, स्टेट हॉलीडे हॉलीडे मतलब छुट्टी दी जाती है आपको त्योहारों के लिए, है ना। उसके बाद पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा दिया जाता है। अब कौन कौन से त्योहार, जैसे हॉर्नबिल हो गया, चापचरकुट उत्सव हो गया, खोंगजोम हो गया, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि ये कहाँ मनाए जाते हैं, ये वाले जो त्योहार है ना, वो कहाँ मनाए जाते हैं, ठीक है। ताकि आपको भी आइडिया लगे कि यार मेरी तैयारी कैसी चल रही है। जितने त्योहार हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्री में, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो त्योहारों के माध्यम से हम क्या करते हैं, सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं। फिर पारंपरिक वस्त्र, जीआई टैग्स जैसे मिलता है, चंदेरी साड़ी हो गई, तो इनके माध्यम से भी हमारा ये मेंटेन होता है, ठीक है, कंटिन्यूटी। इसके बाद नृत्य और संगीत के माध्यम से, जैसे भरतनाट्यम हो गया और कुचिपुड़ी हो गया, है ना। फिर पारिवारिक संरचना, ज्वाइंट फैमिली, मैरिजेस, जॉइंट फैमिली, है ना। इसके बाद शिक्षा और नैतिक मूल्य, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको बढ़ावा देने के लिए भी बात की गई है इसको, है ना। फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संस्था भी वो ओपन किया गया। तो जितनी प्रैक्टिस है, जैसे अपनी कल्चर प्रैक्टिस की बात कर ली, कल्चर प्रैक्टिस में हमने त्योहार, पारंपरिक ये और नृत्य और संगीत डाली, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम कर रहे हैं सामाजिक मूल्यों में निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रख रहे हैं, है ना, ये त्योहार मना के, पारंपरिक वस्त्र के, नृत्य संगीत के माध्यम से। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, पहले जो जजमानी सिस्टम था उससे, फिर महिलाओं को भगवान को मानना, है ना, जो महिलाएं हैं उनको भगवान मानना, इससे भी हमारे क्या हो रहा है, सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं। राजनीति में देखते हो कि महाजनपद समस्या में देखते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो विलेज सेंट्रिक इकोनॉमी, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम। तो इन सब के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि भारतीय समाज में मूल्यों को निरंतरता बनाए के रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, कि भारतीय समाज खुद में परिवर्तन कैसे ला रहा है। हमने सबसे पहला पार्ट देख लिया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, तो इस टाइप से बनाए रखता है, त्योहार, पारंपरिक वस्त्र, नृत्य और संगीत के माध्यम से, है ना, ये सब के माध्यम से। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, कि खुद में परिवर्तन कैसे ला रहा है, तो कैसे ला रहा है, फिर वही अप्रोच सांस्कृतिक वाली, फिर पारिवारिक, शिक्षा, नृत्य, मूल्य, अर्थव्यवस्था। यदि आपको यही अप्रोच याद है, ये वाली जो मैंने एलिमेंट्स लिखाया था सबसे पहले दिखा के, यदि यही है तो आप इसके माध्यम से आप ये सब चीजें लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे इसमें सांस्कृतिक में कैसे खुद से परिवर्तन ला रहा है, आधुनिक पश्चिमीकरण, मतलब मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे हो रहा है। फिर आधुनिक रिवाज, जैसे रिंग सेरेमनी हो गई, डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, ये सब हमारे इंडिया के कल्चर्स नहीं है, ये बाहर से हम सीखे हैं, उसी के अनुसार हम ये मना रहे हैं। तो इससे परिवर्तन आ रहा है भारतीय समाज में, ठीक है। उसके बाद पारिवारिक संरचना का विकेंद्रीकरण, मतलब पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होते जा रही है, ठीक है। पहले सब लोग रहते थे, आपके मामा चाचा सब साथ रहते थे, लेकिन अब सिंगल रह रहे हो ना आप लोग, ओनली पेरेंट्स रह रहे हैं आपके और आप लोग रह रहे हो। तो ये जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियराइजेशन में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षा और नैतिक मूल्य, वेस्टर्न फॉर्मेट शिक्षा होने लग गई है, ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाने लगा है, ठीक है। फिर मटेरियलिज्म बेस्ड मोरालिटी हो गई है, मतलब भौतिक वस्तुओं को जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है ना। अर्थव्यवस्था की बात करो, इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय इंडियन सोसाइटी को, तो इसमें कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यूपीआई ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, है ना। ये सब क्या हो रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब से क्या हो रहा है कि भारतीय समाज खुद में परिवर्तन ला रहा है। पहले क्या होता था, पहले निरंतरता के बारे में पूछा तो हमने ये प्रैक्टिस के बारे में बता दी पूरी, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा है कि खुद में परिवर्तन कैसे ला रहा है, तो इस तरीके से परिवर्तन ला रहा है ना। तो देखो हमने इसमें क्या सीखे, हमने ये सीखे कि देखो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, यदि हमको ये एलिमेंट्स याद है, कैसे त्योहार, धर्म, नृजातीयता, भाषा, साहित्य, तो इसके अनुसार ही हम ये आंसर्स पूरा लिख लिए, ये कि त्योहारों के माध्यम से निरंतरता ला रहे हैं, ठीक है, नृत्य संगीत के माध्यम से निरंतरता ला रहे हैं, शिक्षा नैतिक मूल्य दे रहा है और उससे निरंतरता आ रही। अब सेकंड में क्या पूछा था, परिवर्तन कैसे ला रहा है, फिर यही सांस्कृतिक में ला रहा है, आधुनिक में पश्चिमीकरण बढ़ावा, रिवाज देके, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपको याद होना, उसी के अनुसार आप अपने आंसर लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा था इंडियन सोसाइटी में, देखो वही बोलूंगा कि आपने यदि वो लेक्चर देखा होगा मेरा, तो उससे अब मैंने आपको अप्रोच बताया था ये वाली, ठीक है, कैसी, ये लेवल एनालिसिस वाली, कि सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल में सोचो, फिर ग्रुप लेवल में, फिर नेशनल लेवल में, फिर इंटरनेशनल लेवल में। तो ये जो आंसर है, ये आंसर भी हम वैसे ही अटेम्प्ट करते हैं ना। तो ये को आंसर मतलब क्वेश्चंस क्या था, कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए, है ना। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इसने पूछा है कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आते हैं कि डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिख सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि हाँ, जाति ने अपने प्रासंगिकता, बहुसांस्कृतिक पहलू को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता को खो दी है। और एक पक्ष में लिखेंगे कि नहीं, भारतीय समाज के बहुसांस्कृतिक पहलू को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता को नहीं खोई है। ठीक है, और उसको एग्जाम्पल के साथ देना है। तो वही अप्रोचेस कैसी, इंडिविजुअल लेवल में सोचेंगे, फैमिली लेवल में सोचेंगे, कास्ट लेवल में सोचेंगे, क्लास लेवल में सोचेंगे और कम्युनिटी लेवल में सोचेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हम अपना आंसर्स लिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन को हमने इंट्रो और कंक्लूजन में डिस्कस ज्यादा इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि ये इंट्रो में आप यदि लिखते हैं इस क्वेश्चन में तो आईवीसी के बारे में और वैदिक वर्ण व्यवस्था के बारे में लिख देते तो आपका हो जाता है ना। अब जैसे चलो मैं इसकी कम करते हैं, इसका मैं आपके सामने लाइव आंसर बना डिकोड करता हूँ, ठीक है इसको। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख लिए कि हाँ, जैसे मैंने बताया ना, दो पॉइंट हम लिख सकते हैं करके, एक तो यस और एक नो में, पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हाँ, भारतीय समाज के बहुसांस्कृतिक पहलू को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। ठीक है, राइटिंग के लिए सॉरी, मैनेज कर लेना यार थोड़ा, है ना। ये बना इसका फॉर्मेट। अब यहीं से हम क्या लिखेंगे, क्या कैसे, इंडिविजुअल लेवल सोचो, रिजर्वेशन। मैं रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप समझ जाना कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन इंडिविजुअल फॉर्म में कैसे, कि हाँ, भारतीय समाज के बहुसांस्कृतिक पहलू को समझने में कैसे इसने रिजर्वेशन कोई, तो इसमें समान अवसर पैदा करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की पुनरावृत्ति। मतलब रिजर्वेशन के माध्यम से लोगों को मिला हुआ है आरक्षण, मतलब आरक्षण की वजह से क्या हो रहा है, उनको अवसर पैदा हो रहे हैं, तो अवसर पैदा हो रहे हैं तो वो भारतीय समाज में बहुसंख्यक पहलू को समझ रहा है उससे। ठीक है, तो उसने प्रासंगिकता को कैसा, हाँ चलो रिजर्वेशन मिल गया है तो थोड़ा अपर लेवल, मतलब कुछ सीख चुके हैं तो वो लोग, हाँ, कि वो आ सकते हैं अब इस मैटर पे। ठीक है, अब उसी प्रकार जैसे हमने इंटरकास्ट मैरिज आपने सुना होगा, अंतर जाति विवाह, तो अंतर जाति विवाह के माध्यम से भी, अंतरजातीय विवाह के प्रचलन के माध्यम से भी इसने किसने, भारतीय समाज ने अपने बहुसंख्यक पहलू को समझने में अपनी जाति की प्रासंगिकता को खो दी है। मतलब इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, जैसे एनएफएचएस का डाटा था, इसमें बताए थे कि 5.8% जो इंडियन है ना, वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, जाति ने अपने प्रासंगिकता को खोती हुई दिखाई दे रही है। उसी प्रकार फिर इंटरकास्ट हार्मोनी की बात कर लेते हैं, मतलब अंतरजातीय सद्भाव, इसकी हार्मोनी के बाद में बात करते हैं ना। कैसे, कि जैसे आपने केस सुना होगा वाला, कौन सा, हाथरस वाला। तो हाथरस केस में जो दलित वुमेन के साथ हुआ था, तो एक मनीषा मनीषा वाल्मीकि थी वो, तो उनके नाम से नगर बसाने की बात कर रहे हैं। अब जहाँ पे रहती थी, जैसे मुरादीपुर था, तो वो तो पहले उसमें ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण ज़्यादा थे, है ना, यादव वगैरह ज़्यादा थे। तो अब उसमें क्या हुआ था कि मनीषा वाल्मीकि थी दलित, तो अब इसमें कैंपेन चल रहा है कि उनका नगर, मुरारीपुर का नगर का नाम रख के क्या रख दिया जाए, मनीषा वाल्मीकि नगर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ यार, हार्मोनी चेंज हो रही, सद्भाव आ रहा है, सभी जातियां मिलकर रह रही है। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या बात कर सकते थे आप वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था के बारे में कैसे, वर्ण व्यवस्था के बारे में कैसे सुधरा, मतलब पहले अपन देखते थे ना कि डिवाइड होती थी, ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय होता था, शूद्र होता था, है ना। तो अभी ये पहले कैसे हुआ है, अभी ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, पश्चिमीकरण की वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के माध्यम से, अब नगरीकरण के माध्यम से कैसे सुधरा, कि जाति आधारित व्यवसाय विशेषज्ञता, मतलब पहले होता था ना कि जाति जाति आधारित व्यवसाय किए जाते थे, जैसे कहते थे कि जैन लोग हैं तो ये कपड़े का ही व्यापार करेंगे, तो ऐसा स्पेसिफिक होता जाता था। लेकिन ये भी सुधर चुका है, ठीक है, सभी लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि उससे पता चल रहा है कि हाँ, जाति ने अपनी प्रासंगिकता को खो दी है। तो देखो, सबसे पहले रिजर्वेशन देखे, ये हमने हमारा कौन सा लेवल का हो गया, ये रिजर्वेशन, ये हमारा इंडिविजुअल लेवल में सोचे। अब अप्रोच इसकी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अंतर जाति विवाह की बात करें, मतलब फैमिली फैमिली लेवल में। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे अपन ने अंतरजातीय सद्भाव, मतलब कास्ट लेवल में, जो हमारे लेवल अप्रोचेस थी ना, जो मैंने बताया था कि वो वीडियो में देखना है आपको लेवल अप्रोचेस के बारे में, उस लेवल के अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, है ना।
अब वर्ण व्यवस्था की बात कर लिए, ये बात कर ली अर्बनाइजेशन, ये किस में आ जाएंगे, कम्युनिटी लेवल पे। तो हमारे पास चार लेवल हो गए, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल हो गई, और उसके बाद कास्ट लेवल हो गए, कम्युनिटी लेवल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर यार लिख सकते थे। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन में पूछा होता कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, तो अपन ने रीजन दिए कि हाँ यार ये समाप्त हो गई। अब समाप्त कैसे हुई, रिजर्वेशन, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट हारमोनी, वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, उसके बाद अर्बनाइजेशन के कारण। अब सेकंड पार्ट आ जाएगा कि नहीं, भारतीय समाज ने अपनी प्रासंगिकता को नहीं खोई है ना। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ। पहला पार्ट हो गया यस वाला, अब दूसरा आ जाएगा नो में। अब इसमें भी सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे कि यार हाँ, रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिटिक्स। अभी भी रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है उत्तर प्रदेश में, देखोगे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो रिजर्वेशन के नाम पे वोट ले रही हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन पॉलिटिक होती है, तो नहीं कह सकते कि यार हाँ, कास्ट ने अपनी प्रासंगिकता को नहीं खोई है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस ऑफ इंट्रा कास्ट मैरिज। मतलब आपने देखे होंगे कि प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल है इसका, जैसे एग्जाम्पल ही पूछा था ना, तो जीवन साथी .com हो गया, उसमें भी आप फिल्टर करेंगे ना, तो सबसे फिल्टर में भी क्या ऑप्शन देता है कि आपको यादव चाहिए, जाट चाहिए। तो मतलब वहां भी देखो प्रेफरेंस के मामले भी वो लोग क्या देख रहे हैं कि कौन सी कास्ट में है और कौन सी कास्ट में नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने देखे होंगे कि इंटरकास्ट वायलेंस। इंटरकास्ट वायलेंस में भी कैसा कि यहाँ पे देखो कि यार भीमा कोरेगांव केस इसलिए हुआ था। ठीक है, उसके बाद है ना। तो इस टाइप के जो केस हुए थे, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, इसके कंचाधाम जो टेम्पल था, इंसिडेंट हुआ था उसमें भी। तो उसमें भी कास्ट मतलब लोअर कास्ट थी, उसको जाने नहीं दिया था टेम्पल पे, तो वो वाला भी एग्जाम्पल आप डाल सकते थे। तो कास्ट लेवल में भी वायलेंस हो रहे हैं, तो हम कह नहीं सकते कि जाति ने अपनी प्रासंगिकता को खो दी है। फिर वही प्रेफरेंस ऑफ इंटरकास्ट में। ठीक है, रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, है ना। अब इसके बाद एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल माइंडसेट, मतलब जो हम कहते हैं ना पारंपरिक जो माइंडसेट होता है पुराने जमानों का, जैसे खाप पंचायत का एग्जांपल। तो खाप पंचायत में भी जैसे जाति व्यवस्था आप देखी है कि जाति व्यवस्था कैसे होती है खाप पंचायत वगैरह में। ठीक है ना। उसके बाद कि शहरी केंद्रों में कुछ व्यवसाय में जाति व्यवस्था का क्रिस्टलीकरण है। मतलब कैसे जाति व्यवस्था का, जैसे देखोगे तो क्या नहीं यार, ये लोग हैं तो यही व्यापार करने वाले हैं, है ना। मतलब कहते हैं ना, जैसे आप एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल कैसे कि यार जो 90 अभी पेपर में दिया भी हुआ था कि 95% जो SC और ST होते हैं ना, ये NCSK का डाटा था, नेशनल सफाई कर्मचारी का, कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी का। तो उसमें बताया था कि जो 95% है वो SC ST ये वाला काम कर रहे हैं, कौन सा मेलर ढोने वाला। ठीक है, और जो सफाई कर्मचारी है वो 95% यही है। तो इससे क्या हो रहा है कि यार पता चलता है कि हाँ यार इसने भी अपनी प्रासंगिकता को नहीं खोई है, अभी भी बरकरार है जाति की। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि यार इस क्वेश्चन को, हाँ जाति ने अपनी प्रासंगिकता को खो दी है। एक में देखिए कि हाँ नहीं, जाति ने अपनी प्रासंगिकता को नहीं खोई है। अब क्वेश्चंस में हमने मतलब आंसर्स में हमने समझ लिए कि यार ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये लेवल अप्रोच के साथ अपन ने जान लिया इसको। अपना आंसर आप क्या ऐसे लिख सकते थे आराम से, है ना। अब जब आती है आंसर्स लिखे कैसे, जैसे ये क्वेश्चन कितने वर्ड का था, 10 वर्ड का था। 10 वर्ड का जब आंसर था, अब जैसे यहाँ पे इंट्रो लिख दिए, इंट्रो में यहाँ पे हम 20-30 वर्ड लिख लिए, है ना। अब मेन बॉडी में स्टार्ट करते हैं कि हाँ भारतीय समाज को समझ में जाति ने अपनी प्रासंगिकता को खो दी है। अब उसके पॉइंट डाल दिए कि आरक्षण वाला, अंतरजातीय विवाह के माध्यम से, फिर अंतरजातीय विवाह सद्भाव, फिर व्यापार के माध्यम से, वर्ण व्यवस्था। तो ये पॉइंट आप लिख के थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख दिए। उसी के बाद अपने नहीं, जाति ने अपनी व्यवस्था उसको पारंपरिक व्यवस्था को नहीं खोई है, ये लिख दिए। उसके बारे में जो पॉइंट बताया मैंने वो पॉइंट को डाल दिए, तो आपको 150 वर्ड में आराम से हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको दो क्वेश्चन से समझ आया हो कि इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जो मैंने एलिमेंट्स बताया है, ये एलिमेंट्स बहुत काम के हैं। इसको आप लिख लो, तो इससे आप हर एक टाइप के एंगल और डायमेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसी यही डायमेंशन से आप इंट्रो भी लिख सकते हैं, मेन बॉडी भी लिख सकते हैं और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये आंसर में बताया है आपको। ये सांस्कृतिक बारे में, पारिवारिक संरचना, शिक्षा, नैतिक मूल्य, सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज सही लगी होगी, और आप बताइए इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, और क्या ऐड करना चाहिए। फिलहाल मैंने अभी दो क्वेश्चन ही लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो वो हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। आप लोग
ठीक है। तो इसलिए जैसे दो दो क्वेश्चन लेते जाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते जाते हैं। बट क्वेश्चंस आप तभी करना जब जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए ना, उसको कॉपी में लिखने का ट्राई करना, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है और सर ने जो बताया इस अप्रोच करने से मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या फ़ायदा नहीं हो रहा है। नहीं तो आप केवल वीडियो सुनेंगे तो आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। ओके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंडियन सोसाइटी के ऊपर बात करेंगे, जो दूसरे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं इसमें ऐसा नहीं कि प्रॉमिस दिला रहा हूँ आपको कि मैं इंडियन सोसाइटी के पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बट ये है ना कि आप ये चीज़ समझ जाओगे, अप्रोचेस समझ जाओगे, तो आप ऑलरेडी आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। यदि आप अप्रोचेस ही नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चंस कैसे करोगे? आप कितना ही क्वेश्चंस हो आप कर डालो। तो मेरा वही काम रहेगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं अप्रोचेस में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ये अप्रोच हो गई ना, इस अप्रोच में, और इस अप्रोच के माध्यम से हम कैसे आंसर्स लिख सकते हैं। यदि आप ये सीख गए तो आप आराम से अपना आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।